गुड मॉर्निंग क्लास। लेक्चर नंबर 5 काइनेमेटिक्स या फिर गति की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति यानी कि मोशन। गति से आप क्या समझते हैं, गति से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, परिभाषा के अनुरूप हम ये बोल सकते हैं कि यदि कोई कण, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो कण आपके पास गतिशील है, उसमें किसी ना किसी प्रकार की गति हो रही है। यहाँ पर हमने स्थिति में परिवर्तन जो देखा है वो एक्चुअली समय के सापेक्ष देखा है, क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स के अंतर्गत समय को एक कांस्टेंट राशि माना गया है, समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और समय सदैव आगे की दिशा के अनुरूप ही गतिशील माना गया है। आप समय को पीछे नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए ये बोला गया कि यदि कोई कण समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस समय के लिए आपके पास जो कण होगा वो गतिशील माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास गति को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास रेफरेंस सिस्टम है, एक्स और वाई हमने नाम रख रखा है और ये हमारे पास मूल बिंदु ओरिजिन माना गया है। माना ये हमारे पास समय एक्सिस है जिसको हमने सेकंड के रूप में निरूपित कर रखा है और ये कण की स्थिति है जिसको हमने मीटर्स की फॉर्म में निरूपित कर रखा है। समय के क्षण t1 पर कण की स्थिति x1 के लिए दर्शाई गई है और इसी प्रकार से समय क्षण t2 पर कण की स्थिति x2 पोजीशन पर दर्शाई गई है। हमने ये बोला कि समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए जो कण है उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, उस कण की स्थिति बिंदु P से लेकर बिंदु Q तक पहुंच गई। तो हमने कहा जो समय अंतराल हमारे पास है समय अंतराल हमने देखा कि समय अंतराल t2 माइनस t1 के लिए, जिसको हमने क्या बोल दिया, माना डेल्टा t बोल दिया। तो इस समय अंतराल t2 माइनस t1 में जो कण है वह अपनी स्थिति परिवर्तित कर रहा है, इसलिए इस समय अंतराल में कण कैसा माना गया, गतिशील माना गया। वो आपके पास किसी ना किसी प्रकार की गति करता हुआ माना गया है। तो कण की गति के लिए ये स्पष्ट है कि यहाँ पर हमारे पास समय अंतराल के लिए ही गति का निर्धारण किया जा रहा है। यदि आप समय क्षण की बात करें तो किसी भी समय के क्षण पर जो कण होता है वो हमेशा स्थिर होता है। जैसे बात की जाए कि समय क्षण t1 पर कण की स्थिति x1 पर थी, t2 पर कण की स्थिति x2 पर थी। इसी प्रकार से अगर कोई मध्यवर्ती मान लिया जाए, सपोज ये t डैश हमारे पास है तो कण की स्थिति हमने क्या मान ली, x डैश मान ली। तो कण की जो गति होती है वो केवल और केवल समय अंतराल के लिए डिफाइन होती है। एक निश्चित समय के क्षण पर कण हमेशा स्थिर माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रिकेट में जब खिलाड़ी रन आउट होता है तो रनआउट के लिए आप स्लो मोशन कैमरे के द्वारा उस रनआउट को देखते हो कि जिस क्षण पर बॉल विकेट से टकराई थी तो खिलाड़ी का, बैट्समैन का जो बैट था वो क्रीज के अंदर था या बाहर था। आप निश्चित क्षण पर, जिस क्षण पर बॉल का विकेट से टकराना हुआ, उस क्षण पर बैट की स्थिति को देख रहे हो कि वो क्रीज के अंदर है या बाहर है। तो ये माना गया कि समय क्षण पर कण हमेशा स्थिर होते हैं, गति केवल समय अंतराल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि जैसे किसी चलते हुए वाहन का जब आप फोटो क्लिक करते हो तो फोटो में आपको वाहन स्थिर दिखाई देता है। ये माना गया या ये समझाया गया कि जिस क्षण पर कैमरे का फ्लैश जनरेट हुआ होगा उस क्षण पर कण हमेशा कैसा पड़ा हुआ था, स्थिर पड़ा हुआ था। इन सभी क्षणों को एक निश्चित स्पीड से चलाया जाए, इसको फ्रेम स्पीड बोला जाता है। तो जब सभी क्षणों को एक निश्चित स्पीड से चला दिया जाता है तो हमारे पास गतिशीलता की परिभाषा या गतिशीलता देखी जा सकती है। ठीक है। जैसे जब हम कोई वीडियो प्लेयर में कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो हम उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अलग अलग स्पीड पे देखा जा सकता है। तो वहाँ पर भी हमने क्या करा, जो आपके पास क्षण थे उस क्षणों को एक पर्टिकुलर फ्रेम स्पीड से हमने चलाना शुरू कर दिया। तो कहने का या समझने का मतलब केवल इतना है कि कण की गति जो होती है वो हमेशा क्या होती है, समय अंतराल के लिए ही डिफाइन होती है। ठीक है। समय क्षण पर किसी भी प्रकार के कण हमेशा कैसे माने गए हैं, स्थिर माने गए हैं। तो हमारे पास गतिशीलता की, मोशन की, गति की डेफिनेशन ये है कि यदि कोई कण समय के सापेक्ष, समय अंतराल के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करे तो हम कहेंगे उस निश्चित समय अंतराल के अधीन कण गति करता हुआ या गतिशील माना जाएगा। तो ये हमारे पास गति की बेसिक डेफिनेशन है।
अब जब हमने मोशन को, गति को स्पष्ट करा तो गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का भी अपन ध्यान रखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और इन परिभाषाओं के आधार पर, इन कंसेप्ट के आधार पर किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास आता है दूरी यानी कि डिस्टेंस। देखिए, दूरी का मतलब यह है कि किसी भी गतिशील कण द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। गतिशीलता के समय वो जितना पथ ट्रैवल कर रहा है, जितना पथ उसने कवर करा है, उस पथ को ही, उस पथ की लंबाई को ही क्या बोल दिया गया? दूरी बोल दिया गया। और दूरी जो है वह एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि दूरी के पास अपनी किसी प्रकार की दिशा नहीं है। तो हमारे पास जैसे ये दो बिंदु थे, प्रारंभिक बिंदु ए मान लिया, अंतिम बिंदु हमने बी मान लिया, और ए और बी के मध्य कोई कण गति कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जिस भी पाथ को ट्रेवल करेगा, जिस भी पथ का वो अनुसरण करेगा, उस पथ की लंबाई को हम क्या बोल देते हैं? दूरी बोल देते हैं। तो एक लंबाई ये भी हो सकती है, इस प्रकार से भी दूसरे रास्ते पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी दूरी हमारे पास हो गई। जितने भी पाथ, जितने भी रास्ते वो ए से बी तक पहुंचने के ले सकता है, उन सभी रास्तों की व्यक्तिगत लंबाइयां ही क्या कहलाती हैं? दूरी कहलाती हैं। दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट ये तैयार होता है कि दो बिंदुओं के मध्य n दूरियां लिखी जा सकती हैं। भाई ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? n रास्ते हो सकते हैं। आप उसको अनंत तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक काल्पनिक स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि दो बिंदुओं के मध्य n प्रकार के रास्ते उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होगा? n दूरियों का प्रदर्शन किया जा सकता है। दूरी का सीधा सा मतलब है कि चले गए पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो हम सबको पता है दूरी का मात्रक SI यूनिट में मीटर होता है, CGS यूनिट में सेंटीमीटर हम इसका मात्रक लिख रहे हैं। अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र आपके पास क्या लिखा जाएगा? L1 लिखा जाएगा। बात क्लियर? तो दूरी हमने देखा कि चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी बोला गया। दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है। दो बिंदुओं के मध्य n प्रकार के रास्ते हो सकते हैं, n प्रकार की दूरी हो सकती है। मात्रक SI यूनिट में मीटर है, CGS में सेंटीमीटर है। विमीय सूत्र इसका L1 बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। देखिए, विस्थापन का सीधा सा मतलब है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई, किसी दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे हमारे पास प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति B मानी गई, तो इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम पथ है, अब न्यूनतम पथ आपके पास कौन सा होने वाला है? एक सीधी रेखा होने वाली है। तो यही न्यूनतम पथ क्या कहला रहा है? विस्थापन कहला रहा है। और यहाँ पर बात यह है कि दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन होंगे वो यूनिक होंगे, वो आपके पास केवल एक ही तरीके से पॉसिबल है। जिस प्रकार से दो बिंदुओं के मध्य दूरियां या रास्ते तो n हो सकते हैं, उसी प्रकार से दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम रास्ता है, जो न्यूनतम दूरी है, जो विस्थापन है, वो हमेशा कैसा होगा? यूनिक होगा, एक ही वे में पॉसिबल होगा। विस्थापन जो है वह एक प्रकार की सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर दिशा का निर्धारण होना हमारे पास जरूरी है। मात्रक इसका भी मीटर माना जाता है और विमीय सूत्र L1 लिखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी तथा विस्थापन ये दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक और विमीय सूत्र समान होते हैं। बात क्लियर? दो बिंदुओं के मध्य n दूरियां उपस्थित हो सकती हैं, जबकि विस्थापन हमेशा कैसे माने जाएंगे? यूनिक माने जाएंगे। एक सिंगल वे में इनको प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट चीज़ हम ये ले सकते हैं कि जो आपके पास विस्थापन है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है भाई, अगर हमने ये मान ले कि वस्तु का एक ही रास्ता मौजूद था, यही रास्ता था, तो यही दूरी बन जाएगा, यही विस्थापन बन जाएगा। और अगर हमारे पास एक दूसरा रास्ता ये मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि इस रास्ते की जो लंबाई है, इस रास्ते से तय की गई जो दूरी है, वो विस्थापन के कंपैरिजन में हमेशा बड़ी है। तो जो विस्थापन होता है वह दूरी से हमेशा छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। या दूसरी चीज़ ये भी लिखी जा सकती है कि विस्थापन जो है आपके पास
व दूरी के मॉड के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। आपको केवल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि जो दूरी होगी वह पथ की लंबाई को प्रदर्शित करेगी। पथ आपके पास किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विस्थापन हमेशा न्यूनतम पथ को प्रदर्शित करेगा। दो बिंदुओं के मध्य जो एक सीधी दूरी होगी, जो न्यूनतम पॉसिबल पाथ होगा, उसी को हमने क्या बोल रखा है? विस्थापन बोल रखा है। अब देखिए विस्थापन और दूरी के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन लिया हमने कि एक कण इस प्रकार के आयताकार रास्ते पर ट्रेवल कर रहा है। नाम रख देते हैं हम ABCD, लंबाइयाँ मान ली गई 4 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया जब कण A, B और C रास्ते के थ्रू ट्रेवल होता है तो इस केस में दूरी और विस्थापन का मान हमको ज्ञात करना है कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। देखिए यहाँ पर कि जब आपके पास कण ABC रास्ता तय कर रहा है तो जब हम दूरी लिखेंगे तो दूरी का मतलब हो जाएगा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई हमेशा क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो जब कण इस रास्ते से चला तो उसने पहले AB चला और उसके बाद में BC चलकर बिंदु C पर पहुँच गया। तो उसने रास्ता एक्चुअली कितना ट्रेवल करा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस रास्ते के अनुरूप जो उसकी दूरी है वो कितनी प्राप्त हुई? हमको 7 मीटर प्राप्त हुई। वहीं पर यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन देखिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि दो बिंदुओं के मध्य प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी, जो सीधी रेखा होगी, वही आपके पास विस्थापन कहलाएगी। तो A और C के मध्य सीधी रेखा क्या हो सकती है? ये हो सकती है। तो हमारे पास विस्थापन किसके बराबर है? AC के बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये विकर्ण बन जाएगा। इसको आप आधार और लंब के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC की लंबाई हमको कितनी प्राप्त होगी? 5 मीटर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया जो विस्थापन है वो दूरी से कैसा प्राप्त हो रहा है? कम प्राप्त हो रहा है। तो विस्थापन दूरी से कैसा आ गया? हमारे पास कम आ गया। बात क्लियर? एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्राप्त करा कि सपोज एक कण सर्कुलर रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, वृत्तीय पथ पर चल रहा है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने 7 मीटर मान रखी है। ये बिंदु A है और कण प्रथम चतुर्थांश पूरा करके बिंदु B पर पहुंच जाता है। तो इस आधार पर आपको दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिया गया कि कण प्रथम चतुर्थांश पूरा करा, A से B तक पहुंचा और इस स्थिति में दूरी और विस्थापन हमारे पास कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम दूरी कैलकुलेट करने की। तो दूरी का मतलब हमको पता है कि जो चले गए पथ की लंबाई है वो क्या है? दूरी है। मतलब ये जो AB आपके पास है, ये चतुर्थांश जो है इसको हमने क्या मान रखा है? अपना दूरी मान रखा है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो हम कह सकते हैं कि कण जब वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो एक चक्कर में वो परिधि के बराबर दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पूर्ण चक्र में दूरी जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूरी कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा पूर्ण चक्र में वो कितनी दूरी तय करेगा? परिधि के बराबर दूरी तय करेगा 2πr। और यहाँ पर हमारे पास चतुर्थांश है तो इसलिए एक चतुर्थांश पथ में कितनी दूरी हो जाएगी? 2πr डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्योंकि सर्कल के पास में 4 चतुर्थांश होते हैं तो एक चतुर्थांश में वो कितनी दूरी तय कर रहा है? कुल परिधि डिवाइडेड बाय 4। आप लिख सकते हो πr/2। ये उसने एक चतुर्थांश पथ में टोटल दूरी ट्रेवल करी है। इसका हल निकाल लेते हैं अपन। पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या है 7 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर कितना प्राप्त हुआ? 11 मीटर प्राप्त हुआ। तो एक चतुर्थांश में जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है? 11 मीटर है। बात करते हैं अपन विस्थापन की। तो देखिए जब हम विस्थापन कैलकुलेट करेंगे
तो आपके पास ये जो सीधी दूरी है ये क्या है, विस्थापन है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि ये भी हमारे पास 7 मीटर प्राप्त होगा रेडियस है तो ए बी जो है वो आपके पास विस्थापन प्राप्त हुआ, तो विस्थापन हमारे पास ए बी आया। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करा, ये कर्ण बन गया, तो आपके पास आंसर कितना प्राप्त हुआ, 7√2 मीटर प्राप्त हुआ। बात क्लियर। तो इस प्रकार से केवल आपको ये याद रखना है कि दूरी का मतलब चले गए पथ की कुल लंबाई होती है, जबकि विस्थापन आपके पास प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम पथ होता है, जो एक सीधी रेखा होता है, उसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। बात क्लियर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो व्यासीय स्थिति अर्ध चक्र चला, कि वो अर्ध चक्र में सी बिंदु पर पहुंच गया। अब आपको बताना है कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो जब वो अर्ध चक्र चल रहा है तो आधी परिधि क्या है, दूरी है, और उसका व्यास क्या है, हमारे पास एक तरीके से विस्थापन है। तो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए। तो ये तो बात हुई हमारे पास दूरी और विस्थापन के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस की। अगली चीज़ हम बात करते हैं वस्तु की चाल यानी कि स्पीड। अब देखिए, चाल या फिर स्पीड को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया गया है। चाल का मतलब है हमारे पास एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। अब एकांक समय में तय की गई दूरी को आप लिख सकते हो दूरी बटा समय। यही एक्चुअली क्या है, वस्तु की चाल है। कि किसी भी एकांक समय में वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसी को क्या बोल दिया जाता है, चाल बोल दिया जाता है। चाल जो है वह एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि दूरी स्वयं अपने आप में एक प्रकार की अदिश राशि है। बात क्लियर। मात्रक की आप बात करोगे तो मात्रक हमारे पास हो जाएगा, दूरी का मात्रक है मीटर, समय का मात्रक है अपने पास सेकंड। तो ऐसा ही मात्रक हमारे पास क्या मिल गया, मीटर प्रति सेकंड मिल गया। विमेय सूत्रों की बात करोगे तो विमेय सूत्र हमारे पास हो जाएगा दूरी के लिए L1, समय के लिए T1, तो हम लिख सकते हैं L1 T-1। तो जो आपके पास विमेय सूत्र है वो हमको कितना प्राप्त हुआ, L1 T-1 प्राप्त हुआ। बात क्लियर। तो आपके पास चाल परिभाषा के अनुरूप बोली जा सकती है कि इकाई समय में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाएगी। चाल एक प्रकार की अदिश राशि होती है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसा ही मात्रक है विमीय सूत्र L1 T-1 लिखा जाता है। चाल के अगर अन्य मात्रकों की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा भी आपके पास एक मात्रक हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सभी मात्रकों को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन एक प्रायर कंडीशन के लिए हम यही मानकर चल रहे हैं कि आपको जो मात्रक दिया जाएगा उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बात हो गई चाल की। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास लिखा गया कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन ही उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, विस्थापन बटा समय हमारे पास क्या है, वस्तु का वेग है। वेग एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन अपने आप में क्या है, सदिश राशि है, इसलिए वेग भी आपके पास एक प्रकार की सदिश राशि माना गया है। वेग के निर्धारण के लिए हमारे पास दिशा का होना आवश्यक है। जब आप मात्रक की बात करोगे तो मीटर प्रति सेकंड, विमेय सूत्र की बात करेंगे तो L1 T-1। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि दूरी तथा वेग ये दोनों भिन्न भिन्न भौतिक राशियाँ हैं, फिर भी इनके जो मात्रक हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, विमेय सूत्र आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हम ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जो कि आपको विमेय सूत्रों वाली क्लास में बताया था कि दो भिन्न भिन्न राशियों के विमेय सूत्र परस्पर बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि विमेय सूत्र बराबर हैं तो वे राशियाँ भी बराबर होंगी, तो ये एक तरीके का असत्य कथन है, ये एक तरीके का इनवैलिड है कि यहाँ पर हमारे पास विमेय सूत्र तो बराबर हैं लेकिन चाल और वेग ये दोनों राशियाँ आपस में भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो चाल और वेग का जो बेसिक मतलब है वो हमको समझ में आ गया। चाल जो है आपके पास वो दूरी बटा समय अदिश राशि है, वेग जो है हमारे पास वो विस्थापन बटा समय एक प्रकार की सदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औसत चाल की, एवरेज
स्पीड। तो देखिए औसत चाल का मतलब क्या है? औसत चाल का मतलब है वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और इसमें लगने वाला कुल समय। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो जो औसत चाल है आपके पास वो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात के रूप में लिखी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें औसत वेग की, तो औसत वेग हमारे पास लिखा जाता है विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, अब कुल विस्थापन अपन नहीं लिख सकते क्योंकि विस्थापन का सीधा सा मतलब यही है कि आपके पास प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो सबसे छोटा पथ होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी, वही विस्थापन होगा। तो विस्थापन यूनिक होता है, इसलिए विस्थापन बटा कुल समय आपके पास क्या कहला रहा है? एवरेज वेलोसिटी कहला रहा है, औसत वेग कहला रहा है। बात क्लियर? जैसे हम बात करते हैं ग्राफीय रूप से, अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, सेकंड में माना गया। ये हमारे पास पोजीशन यानी कि स्थिति है, मीटर्स में मानी गई। और एक कण इस प्रकार से गति कर रहा है। प्रारंभिक स्थिति t1 समय पर x1 है, अंतिम स्थिति t2 समय क्षण पर क्या मान ली गई? x2 मान ली गई। तब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड लिख सकते हैं कि कुल दूरी। अब पोजीशंस हमारे पास गिवन है, तो पोजीशन गिवन होने के कारण x2 माइनस x1 ये क्या है हमारे पास? इनके बीच का दूरी हो गया। और समय अंतराल की बात करें तो t2 माइनस t1 हमारे पास क्या आ गया? समय अंतराल आ गया। बात क्लियर? तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया डायरेक्ट क्वेश्चन बोल के, मैं उसका डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। बाकी जो शाम को आपको डीपीपी दी जाएगी उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु बिंदु ए से अपनी गति को प्रारंभ करती है। ठीक है, वह बिंदु बी पर पहुँचती है और बिंदु बी की दूरी 10 मीटर मानी गई है। ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में उसकी जो चाल है वो 7 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कि एक कण, एक वस्तु बिंदु ए से अपनी गति को स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, 10 मीटर दूर स्थित वो बिंदु बी पर पहुंचा और ए से बी तक जाने में उसकी चाल कितनी थी? 7 मीटर प्रति सेकंड थी। बिंदु बी से वो वापस बिंदु सी की ओर बढ़ा और बिंदु सी माना 3 मीटर की दूरी पर मौजूद था। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो चाल रही वो 5 मीटर प्रति सेकंड रही। ठीक है, तो जब वो सी पर आकर रुक गया तो ए से सी तक आपको एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल और औसत वेग कैलकुलेट करना है। एक कण ने बिंदु ए से अपनी स्थिति प्रारंभ करी, गति प्रारंभ करी, 10 मीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा, चाल रखी गई 7 मीटर प्रति सेकंड। बिंदु बी से वो वापस रिटर्न हुआ जो कि 3 मीटर दूर था, बिंदु सी पर आया। बिंदु सी पर आने पर उसकी चाल थी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस कंप्लीट सिनेरियो में, इस कंप्लीट केस में उसकी औसत चाल और औसत वेग हमको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं औसत चाल को। अब औसत चाल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो औसत चाल का सीधा सा मतलब है कुल दूरी बटा कुल समय। ये क्या है? औसत चाल है। तो औसत चाल हमने लिखा एस एवरेज। अब कुल दूरी देखिए, कुल दूरी उसने कितनी ट्रेवल करी होगी? सबसे पहले वो चला होगा ए से बी तक, ठीक है, और उसके बाद से वो वापस लौट कर आया होगा बी से सी तक। तो ये तो कुल दूरी हो गई। कुल समय कितना लगा होगा? पहले उसको समय लगा होगा ए से बी तक पहुंचने में और फिर उसको समय लगा होगा बी से सी तक आने में। बात क्लियर? तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस एवरेज हमारे पास कितना है। ए बी अपने पास है 10 मीटर, बी सी हमारे पास है 3 मीटर। समय कितना लगा? अब अगर समय की बात की जाए तो समय का मतलब होता है दूरी बटा चाल, ये समय है। जिस तरह से चाल बराबर दूरी बटा समय लिखा जा सकता है, उसी तरह से समय का मान हम क्या लिख सकते हैं? दूरी बटा चाल लिख सकते हैं। तो ए से बी तक की दूरी थी 10 और चाल थी उसकी 7, ठीक है। बी से सी तक की दूरी थी हमारे पास 3 और चाल थी उसकी 5। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? औसत वेग मिल जाएगा। सॉल्व मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आसानी सा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो औसत चाल अपने पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें औसत वेग की, तो औसत वेग देखिए क्या होगा।
औसत वेग का मतलब होगा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, कुल समय कितना लग रहा है। अब विस्थापन जब वो C तक पहुंच गया तो विस्थापन हमारे पास क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। तो जब अपन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो हमारे पास कितना है, AC है, और जो समय हमको लग रहा है तो कुल समय वो पहले A से B तक पहुंचा और उसके बाद में वो B से C पर आ गया। जब आप AC की बात करते हो तो AC को लिख सकते हैं अपन AB माइनस BC, तो AC हमारे पास कितना लिखा गया, AB माइनस BC लिखा गया। समय वही है अपने पास, पहले वो A से B पर पहुंचा और उसके बाद में वो B से C पर आ गया, तो AB माइनस AC हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय समय वही लगने वाला है 10/7 प्लस 5/3। जो सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। तो इस प्रकार से औसत चाल और औसत वेग के क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। आपको औसत चाल कैलकुलेट करने के लिए ये याद रखना है हमेशा कि हम कुल दूरी की बात कर रहे हैं, लगने वाले कुल समय की बात कर रहे हैं, जबकि औसत वेग के लिए हमको विस्थापन और कुल समय की बात करनी है, क्योंकि विस्थापन यूनिक होता है, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के समय को प्रदर्शित करता है। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये बात हमको याद रखनी है। तो ये बात हो गई हमारे पास औसत चाल और औसत वेग की। कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं जो कि शाम को आने वाली DPP में आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तात्क्षणिक चाल की या तात्क्षणिक वेग की। इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक चाल करोगे तो उसमें आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, तात्क्षणिक वेग हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर दिशा का ज्ञान हो जाएगा। मैथमेटिकली दोनों सेम तरीके से लिखे जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। तात्क्षणिक चाल का या तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है कि किसी निश्चित क्षण पर जो आपके पास चाल या वेग है वही क्या कहला रहा है, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग कहला रहा है। जैसे जब हम कोई बाइक चलाते हैं, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं, जब आप बाइक चला रहे हो तो जिस क्षण पर आपने स्पीडोमीटर को देखा था केवल वो उस क्षण की वेलोसिटी है। सपोज हम बाइक चलाते हुए हमारी नज़र स्पीडोमीटर पर गई, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, 60 की स्पीड से हम चल रहे थे, तो वो जो 60 हमने देखा है वो उसकी क्या है, तात्क्षणिक चाल है। भाई कंटिन्यू जर्नी में तो हम 60 की स्पीड से चलने नहीं वाले हैं, ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेट भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग का मतलब है कि जिस क्षण पर आप वेग या चाल को मेज़र कर रहे हो वही क्या है, उसका तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग है। हमने लिखा था कि स्पीड या वेग की जब अपन बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यह हमारे पास फॉर्मुलेशन था ग्राफ के अकॉर्डिंग, जिसको हम ये बोल सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1 है, डेल्टा t का मतलब t2 माइनस t1 है। अब देखिए, जब आप तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हो, तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हो, एक क्षण की बात कर रहे हो कि हमारी नज़रें जस्ट स्पीडोमीटर पर गई, ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में लगने वाला समय काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। कितना कम है इसका अपन मेजरमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, जीरो के काफ़ी ज़्यादा समीपे हो सकता है कि वो क्षण 0.00001 सेकेंड हो। ठीक है, तो कोई क्षण कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है इसका हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, एक क्षणिक स्थिति मानी जा सकती है। जैसे आपने कहा कि ये 0.0001 ये भी एक क्षण है, अगर हम लिख दें 0.000001 सेकेंड ये भी एक प्रकार का क्षण है। तो क्षण आपके पास कितना ज़्यादा छोटा होगा इसका निर्धारण करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन ये क्षण ज़ीरो नहीं होंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यदि आपके पास डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो है, जीरो के काफ़ी ज़्यादा समीप है लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, तो उस सिचुएशन पर जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करी है, यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दिया डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यही चीज़ आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिसको हम लिख सकते हैं dx बाय dt। ठीक है, मैथमेटिकली जो आपके पास तात्क्षणिक वेग के तात्क्षणिक चाल के फॉर्मूले बने वो क्या हैं, dx बाय dt हैं। एक बहुत छोटे से क्षण पर जब आप स्पीड को मेज़र कर रहे हो, दूरी को मेज़र कर रहे हो, इकाई समय के सापेक्ष चीज़ों को देख रहे हो, तो वही चीज़ क्या है, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल के द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। तो जो आपके पास वेलोसिटी है दैट इज़ dx बाय dt, और यहाँ से एक नई परिभाषा निकल कर आती है वेग या चाल के लिए कि समय के सापेक्ष
स्थिति में परिवर्तन की दर आपके पास चाल या फिर वेग कहलाती है। ठीक है, ये जो x है वो कण की स्थिति है और हम इसका क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव फॉर्म ले रहे हैं, अवकलन इसका देखा गया है। तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन का दर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी या फिर स्पीड को, चाल या वेग को निरूपित कर रहा है। चाल होगा तो वहाँ पर दिशा का निर्धारण नहीं होगा, और वेग अगर अपने पास है तो वहाँ पर हमको दिशा कैलकुलेट करनी है। बात क्लियर। क्वेश्चन देखिए कैसे पुटअप किया जाएगा कि एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि हमारे पास माना x हमको दे रखा है 3t² + 4t + 5। ये किसी कण की स्थिति का फलन है। t जो है वह सेकंड में है और हमको बोला गया t बराबर 1 सेकंड पर कण की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। अब जब t बराबर 1 सेकंड की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हो। फॉर्मूला हमारे पास है कि v = dx/dt। अब फलन आप लिख सकते हो d/dt ऑफ 3t² + 4t + 5। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो v अपने पास आ जाएगा, या v का फलन हमारे पास आ जाएगा 6t + 4। ये v का फलन प्राप्त हुआ। हमको कैलकुलेट करना था t बराबर 1 सेकंड पर, तो t बराबर 1 सेकंड पर v = 6 × 1 + 4 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आपके पास क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके पास तात्क्षणिक वेग यानी कि फॉर्मूला dx/dt के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो यह आपके पास तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग की बात हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गति का ग्राफीय विश्लेषण, और इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम काफ़ी सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि चीज़ों को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए हम बात करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस या फिर ग्राफीय विश्लेषण की। केवल मैं ग्राफ बनाता जा रहा हूँ, आपको चीज़ों को ऑटोमेटिकली समझते जाना है। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास दूरी है। टाइम सेकंड में मान लेते हैं, दूरी मीटर में मान लेते हैं। हर ग्राफ में हम यही प्रोसेस रखने वाले हैं। ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में देखिए समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन स्थिति कैसी है, वहीं की वहीं बनी हुई है। तो ये कण की स्थिरता को प्रदर्शित करता है, या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल स्टेशनरी है, वो किसी भी प्रकार का मोशन नहीं कर रहा है। सेकंड, नेक्स्ट हम लेते हैं कि आपके पास ये टाइम आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ये कोई ग्राफ दिया गया। अब देखिए स्थिति तो बढ़ रही है लेकिन समय का क्षण वही है, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि समय के क्षण पर कण हमेशा कैसे माने जाते हैं, स्थिर माने जाते हैं। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार के ग्राफ कैसे हैं, असंभव है। ये चीज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे आपके पास ग्राफ दिया गया, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है और ये ग्राफ अपने पास है। ठीक है, दिशा भी बना देते हैं। चलो ये आपके पास ग्राफ की दिशा हो गई। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? देखिए समय जो है वो हमेशा आगे की तरफ चलता है। समय को आप कभी भी पीछे नहीं कर सकते हो, बैकवर्ड नहीं किया जा सकता, भूतकाल में जाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कण की स्थिति तो चेंज हो रही है और वो पीछे की ओर, समय में भी पीछे की ओर आ रहा है। तो ये भी ग्राफ आपके पास कैसा हुआ, असंभव हुआ, पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर। नेक्स्ट हमने बात करी ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये कण गति कर रहा है। ठीक है, वापस से बात हो गई कि ये टाइम का पॉजिटिव एक्सिस है तो ये टाइम का नेगेटिव एक्सिस होगा। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला ग्राफ भी कैसा है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइम कंटिन्यू आगे की तरफ चल रहा है, पार्टिकल की पोजीशन नेगेटिव है, विस्थापन सदिश राशि है तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो यह आपके पास क्या है, कण की गतिशीलता को प्रदर्शित करता हुआ माना गया है कि कण आपके पास कैसा है, गतिशील है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बात क्लियर। नेक्स्ट अपन देखें ये टाइम हो गया, ये x हो गया, ये कण आ गया। तो हमको ये तो पता है कि x बढ़ रहा है और t भी बढ़ रहा है, तो कण आपके पास कहता है गतिशील है। ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाए कि जब आप इस कण की स्थिति देखते हो, कोणीय स्थिति देखते हो थीटा, तो आने वाले हर पॉइंट के लिए
आपके पास कोणीय स्थिति कैसी है, सेम है। किसी भी पॉइंट की आप बात कर लो। थीटा का मतलब क्या है, इसका ढाल अपन कैलकुलेट करने हैं। तो जब ढाल कैलकुलेट करा जाए तो हम लिख सकते हैं tan थीटा यानी कि x/t। ये कैसा प्राप्त हो रहा है आपको, कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। और t का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा हो तो हम लिख सकते हैं tan थीटा = dx/dt। ये भी कैसा है, कांस्टेंट है। और dx/dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वह नियत वेग से गति को प्रदर्शित कर रहा है, कि कण गति तो कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है, नियत बनी हुई है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट ग्राफ आपके पास लिखा जा सकता है, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया ये टाइम था, ये डिस्टेंस था और ये ग्राफ अपन को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास टाइम जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी कण कैसे हैं, गतिशील हैं। लेकिन यहाँ पर कण का जो थीटा है, कण का जो स्लोप है, कण का जो ढाल है वह वैरी कर रहा है। हर पॉइंट पर वो कैसा प्राप्त हो रहा है, चर प्राप्त हो रहा है, अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस कण का वेग है वो वेग अपने आप में कैसा है, चर है, वो वैरी कर रहा है। तो ये असमरूप वेग से गति को प्रदर्शित करता हुआ माना गया है। तो कुल मिलाकर बात देखने लायक ये है कि आप कई सारे ग्राफ्स इस तरीके के प्लॉट कर सकते हो। हमको केवल ये ध्यान रखना है कि समय कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, समय नेगेटिव नहीं है, समय बढ़ रहा है, कण की स्थिति वही है तो वह आपके पास स्थिरता को प्रदर्शित करेगा। गतिशीलता के लिए समय बढ़ने के साथ साथ कण का जो आपके पास स्थिति है वो भी परिवर्तित होने चाहिए। तो कई सारे ग्राफ बनाकर हम अपने अपने हिसाब से उनके वेरिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। तो जब आपको DPP दी जाएगी तो उसमें इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस को अपन काउंट करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो शाम को आपको DPP के फॉर्म में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।